राजस्थान की चुनाव यात्रा में आज हम पहुंचे हैं सवाई माधोपुर, जिसे बाघों की नगरी भी कहा जाता है, जहां है रणथंभौर टाइगर रिजर्व। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार राजेश शर्मा जी, हमारे साथ हैं पत्रकार यहां के नरेंद्र शर्मा जी और हमारे साथ हैं लोकेश कटवाल जी। इन सबका इस चर्चा में स्वागत है। हम बात करेंगे सवाई माधोपुर में चुनाव का क्या हाल है और चुनाव किस करवट यहां लेने जा रहा है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो सवाई माधोपुर की चुनाव जीतेगा उसी पार्टी की सरकार राजस्थान में बनेगी। तो सवाल ये है कि क्या यहां से कांग्रेस के उम्मीदवार इस बार हारने जा रहे हैं या जीतने जा रहे हैं। मैं सबसे पहले आना चाहूंगा राजेश शर्मा जी के पास और उनसे पूछूंगा कि इस बार के चुनाव में क्या होने जा रहा है। जी, वैसे तो हार जीत का फैसला मतदाता को करना है, और सवाई माधोपुर में बीजेपी की जब लिस्ट आई तो पहली बार भाजपा ने राज्यसभा सांसद चोड़ीलाल मीणा को चुनाव में उतारा, और यह सिटिंग एमएलए कांग्रेस से मिस्टर धानी घबराह है। तो ये माना जा रहा था कि बहुत रोचक मुकाबला होगा और दोनों ही पार्टियों में कांटे की टक्कर होगी। रहा सवाल हार जीत का, तो चूंकि अभी राजस्थान के नजरिए से देखा जा रहा है तो गहलोत और से नरेंद्र मोदी चुनाव हो रहा है राजस्थान में, तो ये फैक्ट था कि कांग्रेस कहना नहीं भारी पड़ेगी। लेकिन ऐसी जानकारी में आया अभी एक आध दिन में कि बीजेपी का टिकट मांग रही एक निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ रही है मिस्टर आशा मीणा। मैडम आशा मीणा है, जो पिछले बार भी बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा था, उन्होंने वो हार गई थी। इस बार भी वो 5 साल से लगातार फील्ड में काम कर रही है, लेकिन चूंकि बीजेपी ने उनको टिकट नहीं दिया तो वो नाराज है, और एक पूरा बीजेपी का कुनबा उनके साथ भी है, और डॉक्टर करोड़ी भी बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में त्रिकोणीय संघर्ष तो यह नजर आता ही है, लेकिन उससे लगता है कि धानी घबराह की स्थिति अब पहले के मुकाबले में ज्यादा बेहतर मजबूत नजर आता है। किरोड़ी कल मीना जो है वो 3 बार यहां से विधानसभा चुनाव लड़े हैं और 2 बार हारे हैं, सिर्फ वो 1 बार जीत पाए। तो क्या आपको लगता है कि वो एक कड़ी टक्कर दे पाएंगे? बिल्कुल टक्कर तो, क्योंकि यहाँ एक मतदाताओं का जो डिवाइडेशन है वो इस तरीके का है कि यह एक मीणा बहुल क्षेत्र है सवाई माधोपुर में, और एक तरफ माइनॉरिटी का वोट बैंक है, तीसरा एक जनरल कास्ट में है। तो तीनों का मिलाकर के यहाँ ये स्थिति रही है कि ऐसा नहीं है कि यहाँ मीणा कैंडिडेट हमेशा जीता हो, या जनरल कास्ट के कैंडिडेट भी जीते हैं, निर्दलीय ने भी चुनाव जीता है। ये एक खास बात सवाई माधोपुर की रही है कि जब से चुनाव प्रक्रिया शुरू हुई है सवाई माधोपुर में आज तक कोई एमएलए रिपीट नहीं हुआ था। एकमात्र एक एमएलए मोतीलाल मीणा यहाँ जिन्होंने रिकॉर्ड बनाया था कि पहले वो निर्दलीय चुनाव जीते फिर जनता दल के टिकट पर जीते, लेकिन अब ऐसा पहली बार लग रहा है इसके बाद कि शायद क्या कांग्रेस दोबारा रिपीट हो। आशा मीणा जी के बारे में कहते हैं कि वो बगावत करने वाली है, चुनाव प्रचार वो भी कर रही है, मंदिरों में पूजा वो भी कर रही है। तो क्या आपको लगता है कि उनका बगावती तेवर देखने को मिलेगा और मीणा जी के लिए ये भारी से दर्द साबित होगा? मैं कोई दो राय नहीं, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि आशा जी अगर चुनाव लड़ रही हैं तो निश्चित रूप से किरोड़ीलाल जी के लिए बहुत बड़ा, किरोड़ीलाल जी के लिए बीजेपी के लिए बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है इससे, क्योंकि उसका सीधा सीधा फायदा कांग्रेस को मिलेगा। कटवाल जी, आप हमारे साथ हैं, आप यहाँ के स्थानीय पत्रकार हैं, वरिष्ठ हैं, आपको यहाँ के तमाम विधानसभाओं की तमाम जानकारियां हैं। आप ये बताइए यहाँ के स्थानीय मुद्दे क्या है और यहाँ के जो 4 सीटें हैं विधानसभा की, उसमें आने वाले चुनाव में क्या होने जा रहा है? देखिए, सवाई माधोपुर की राजनीति के बारे में बात करें, सवाई माधोपुर की राजनीति के जो मुद्दे हैं, नेताओं के मुद्दे, सवाई माधोपुर के स्थानीय मुद्दे। सवाई माधोपुर का स्थानीय मुद्दा सबसे पहला था पानी की समस्या, एक बहुत बड़ी एक अहम मुद्दा है। इसके बाद यहाँ सवाई माधोपुर में रोजगार, रणथंभौर नेशनल पार्क के बाद यहाँ रोजगार के बारे में बात करेंगे। रोजगार का कोई भी यहाँ उपाय, कोई भी संसाधन, यहाँ कोई उद्योग यहाँ पे नहीं। यहाँ 86 में जो यहाँ की एशिया की नंबर 1 से जो सीमेंट फैक्ट्री मानी जाती थी,
वहाँ किसी कारणवश सीमेंट फैक्ट्री बंद हो गई थी। उसके बाद से आज तक यहाँ सवाई माधोपुर में रणथंभौर नेशनल पार्क के अलावा कोई भी उद्योग का कोई भी किसी इस क्षेत्र में किसी भी नेता की पहल नहीं की और रोजगार के सवाई माधोपुर पूरी तरह पिछड़ा हुआ है। उच्च शिक्षा की बात करें तो सवाई माधोपुर में यहाँ ऐसा कोई भी इंस्टीट्यूट कोई भी जो बड़ा कॉलेज या संस्थान नहीं है जिसके माध्यम से सवाई माधोपुर को एजुकेशन हब के नाम से जाना जा सके। हाल ही में मेडिकल कॉलेज की घोषणा केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार के माध्यम से मेडिकल कॉलेज बनाया है, लेकिन कब बनेगा, कब तैयार होगा, कब उसका जो यहाँ के छात्र नहीं यहाँ की जनता उसका लाभ मिलेगा, यह भी कहना संभव नहीं। फिलहाल यहाँ राजनीतिक जो भी नेता आते हैं, खास तौर पर हमारे यहाँ पर जो बजरी माफिया है उनको बजरी बेचने की फुर्सत नहीं है। यहाँ के नेता हो, यहाँ का प्रशासन हो, उनको सिर्फ और सिर्फ एक सफेद सोने के रूप में सवाई माधोपुर के आसपास की जो बजरी है उनको बजरी दिखाई देती है। सवाई माधोपुर की जो सवाई माधोपुर जो नेता आता है यहाँ सवाई माधोपुर सवाई तक समझ तो आप जो कह रहे हैं तो क्या ये एंटी इनकम्बेंसी है? क्या इसका खामियाजा गहलोत सरकार को भुगतना पड़ेगा या ये सारी समस्याएं जो है केंद्र सरकार की ज्यादा है? नहीं, केंद्र और राज्य अकेली गहलोत सरकार को हम इस मामले में नहीं कह सकते, लेकिन केंद्र और राज्य दोनों सरकार की इसमें जो सरकारों की जो कमियां हैं उसका खामियाजा सवाई माधोपुर की जनता को भुगतना पड़ रहा है। और उसी का खामियाजा कि आज हमें दूर दराज कोई भी अगर अच्छी एजुकेशन के लिए जाना पड़ता है तो कोटा या जयपुर या अन्य जगह हमारे जो स्टूडेंट हमारे बच्चे हैं उनको रखना पड़ता है। तो इसके अलावा और आज पहली बार नहीं, सवाई माधोपुर से यहाँ नमो नारायण मीणा केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री रह चुके, यहाँ इनसे पहले जो डॉक्टर अबरार दानिश अबरार के पिताजी वो कैबिनेट में मंत्री रह चुके, फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके, लेकिन यहाँ सवाई माधोपुर के विकास के बारे में किसी ने भी नहीं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि मुकाबला कांटे का होने जा मुकाबला यहाँ कांटे का होने जा रहा है? बिल्कुल, ये इस बात को कहने में कोई दो राय नहीं है। यहाँ इस बार जो राजनीतिक समीकरण बन रहे, खास तौर पर सवाई माधोपुर की राजनीति कई विधानसभाओं का निर्धारण करती है। जिस तरह एक तरफ मीणा समुदाय का वोट है, बाहुल्य क्षेत्र है, बाहुल्य क्षेत्र है तो कहीं कहीं राजनीति में एक अच्छा बड़ा आक्षेप रखते। दूसरी तरफ जहाँ गुर्जर समाज है वहाँ इस बार गुर्जर समाज जिस तरह कांग्रेस सरकार ने पिछली बार गुर्जर समाज का आदमी सीएम का चेहरा उसका जो उसके माध्यम से वोट बटोरने का काम जो किया था उसका खामियाजा इस बार जो कांग्रेस सरकार है उसको भुगतना पड़ेगा। केंद्र सरकार के जो इसकी बात करें तो कहीं न कहीं मैं ये कहना चाहूँगा यहाँ राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार दोनों में कोई खास अंतर नहीं, लेकिन इस बार राजस्थान के चुनाव की बात करें तो कहीं न कहीं बीजेपी को साफ तौर पर गहलोत की योजनाओं के माध्यम से जो आम जनता लाभान्वित है उसके सामने झेलने झुकने पड़ेंगे। और जहाँ जनता के सामने के लिए जो मुद्दे हैं जो और चीज है टीआरसीपी का मुद्दा है, इनके एक जिस तरह केंद्र सरकार ने टीआरसीपी के मुद्दे को लॉन्च तो कर दिया, लेकिन कहीं कहीं टीआरसीपी का मुद्दा केंद्र सरकार के गले की छुट्टी बन गया। केंद्र सरकार न तो उसे निकल पा रही है ना हो पा रही है, तो टीआरसीपी का मुद्दा भी केंद्र सरकार जी बहुत बहुत आपने बहुत अहम बातें कही। हमारे साथ नरेंद्र शर्मा जी भी हैं। नरेंद्र जी, ये बताइए सवाई माधोपुर के अलावा जो 3 और विधानसभा क्षेत्र हैं इस सवाई माधोपुर जिले में, वहाँ क्या होने जा रहा है? देखिए, अभी बामनवास में चुनाव की जो प्रत्याशी है इसकी घोषणा बाकी है और अभी गंगापुर में भी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों को घोषित नहीं किया है। घोषित करने के बाद दोनों पार्टियों के जो प्रत्याशी घोषित होंगे उसके बाद ही इनका निर्णय जो है वो सामने आएगा। जी, आप कह रहे हैं कि अभी बाकी जो 3 विधानसभा है उसमें अभी जब पार्टी के प्रत्याशी घोषित हो जाएंगे उसके बाद मुकाबले का रंग देखने को मिलेगा। मेरे साथ राजेश शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। मैं उनसे जानना चाहता हूं, बीजेपी बार बार कहती है, नरेंद्र मोदी साहब कहते हैं कि ये मुफ्त की रेवड़ी बांटना गलत है, मुफ्त की रेवड़ी नहीं बांटनी चाहिए, और वहीं पर बीजेपी यहाँ कहती है कि गहलोत सरकार ने किसानों की कर्ज माफी नहीं की और इसको मुद्दा बना रही है। तो क्या किसानों की कर्ज माफी मुफ्त की रेवड़ी नहीं है?
और उसकी मांग नहीं हो रही है, तो ये मुफ्त की रेवड़ी को लेकर क्या मोदी साहब के बयानों में कोई विरोधाभास आपको नजर नहीं आता है? हाँ संजय जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हो। वास्तविकता ये है कि बीजेपी के पास तो कोई मुद्दे रहे नहीं। वो इस तरह की स्थितियां पैदा हो गई है कि जो मोदी जी लंबे समय से गहलोत सरकार पर आरोप लगा रहे थे रेवड़ियां बांटने की, जो वो आम आदमी के सुख सुविधा की, चाहे वो दवाई फ्री दवाई का हो, फ्री जांच का मामला हो, वृद्धावस्था पेंशन का मामला हो, ऐसी चीजों को उन्होंने कहा कि सरकार रेवड़ियां बांट रही है। आप जो कह रहे हो कि किसानों के कर्ज माफी, क्योंकि वो भी रेवड़ी की श्रेणी में आता, लेकिन मैं तो आपको एक खास बात ये बताऊंगा कि अशोक गहलोत ने जितनी भी योजनाएं शुरू की, वो बार बार ये कहते थे कि भाई बीजेपी इस योजनाओं को अगर सत्ता में आ गई तो ये योजनाएं बंद हो जाएंगी। आप ताजुब करेंगे कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी कुछ दिन पहले जोधपुर में आए थे और उनको ये उनकी मजबूरी हो गई कि उनको ये घोषणा करनी पड़ी कि गहलोत सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, मैं वादा करता हूं कि अगर बीजेपी सरकार बनी तो अब इनको बंद नहीं करेंगे। इसका मतलब उन्होंने ये स्वीकार कर लिया और उन्होंने अपनी गलती, उसको गलती माने या वो जो कह रहे थे, आरोप लगा रहे थे, वो बिल्कुल मिथ्या साबित हुआ। ये स्थिति, उसके बाद स्थिति ये कि आप मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री गहलोत से भी आगे बढ़कर के रेवड़ियां बांटने की बात कर रहे हैं, तो इसमें यानी राजेश शर्मा जी, आप कह रहे हैं कि रेवड़ियां बांटने में कोई पीछे नहीं है। और ये जो सवाई माधोपुर का इलाका है, यहाँ दूध का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है, खीर मोहन यहाँ बहुत प्रसिद्ध है और यहाँ की बर्फी भी लोग दूर दूर से खाने आते हैं। तो लगता है कि इस बार गहलोत साहब के सामने बर्फी पड़ी हुई तो है, लेकिन वो उसको खीर मोहन के साथ खा पाएंगे या नहीं खा पाएंगे, इसका फैसला 3 दिसंबर को ही होता है।